हैं, यानी विलय और विलय को जब मिलाए तो ये दोनों के बीच हाइड्रोजन बंध बन जाता है, और हाइड्रोजन बंध बन जाने के कारण एक अणु दूसरे अणु से सट जाता है, और सट जाने के कारण क्लोज आ जाने के कारण क्या हो जाता है, ये वाष्प में कम कन्वर्ट होता है। अब वाष्प में कम कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाता है कि ये वाष्पशील कम होता है, और कम वाष्पशील होगा तो इसका वाष्प दाब घट जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध बनने के कारण, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण क्या होता है, प्रत्येक अवयव एक दूसरे से समीप आ जाता है। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण प्रत्येक अणु एक दूसरे से जुड़ जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, वाष्प दाब में यानी उड़ने की प्रकृति जो है, वाष्पित होने की क्षमता जो है, प्रकृति है, वाष्पित होने की प्रकृति में कमी आ जाती है, जिसके कारण, और वाष्पित कम होगा तो वाष्प दाब घट जाएगा, जिसके कारण वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाती है। लिखिए, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाती है। ठीक है, इसीलिए ना लिखे थे क्या, PA लेस देन P0A इंटू XA, और विलायक के लिए लिखे थे PB लेस देन P0B इंटू XB। समझ गए। दूसरा पॉइंट है ऋणात्मक विचलन में दूसरा पॉइंट है कि आपका इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी निगेटिव हो जाता है। ध्यान दीजिए, उसमें उष्मा आपको देना पड़ा था, किसमें, धनात्मक में, तो इंथैल्पी पॉजिटिव हुआ। इसमें उष्मा उत्सर्जित होता है जब दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जुड़ रहा है, यानी A और B अणु आपस में जब जुड़ता है तो उससे एनर्जी ह्रास होता है, एनर्जी उससे निकलता है, तो एनर्जी निकलता है तो वो क्या होता है, डेल्टा H इसका निगेटिव होगा, यानी डेल्टा H क्या हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, डेल्टा H जब मिलाते हैं, मिक्सिंग करते हैं तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब समझिए, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उष्मा इससे निकल रहा है, यानी उष्मा क्षेपी इसको बोल सकते हैं आप, उष्मा क्षेपी। क्लियर है, उष्मा क्षेपी इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्जोथर्मिक। कोई दिक्कत, इसमें लिखिएगा कि इसमें उष्मा निकल रहा है इसलिए निगेटिव है, इसमें तो कोई बात है नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि A और A आप दोनों मिलाए, B और B मिलाए, और ये जो हो गया क्या, A और B जो बना, ये इसमें जितना इसका ये अणु जितना स्ट्रॉन्ग से जुड़ा हुआ था, इससे अधिक ये जब टूटा, A से A टूटा, B से B निकला, और AB के बीच जो बॉन्ड बना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, और बॉन्ड जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बन रहा है, ये एक दूसरे से क्लोज आ गया, और क्लोज आने के बाद इससे क्या हो गया, एनर्जी इसमें निकला, इससे एनर्जी रिलीज हो गया, इसीलिए इसको उष्माक्षेपी कहते हैं। और एनर्जी रिलीज होने के बाद जो बनता है वो जानते हैं कि ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे डेल्टा V यानी आयतन मिक्सिंग क्या होगा। अब ऐसा समझिए कि जब एक अणु दूसरे अणु से समीप आ रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या होगा, जुड़ जब रहा है, उष्मा को रिलीज कर करके एक अणु दूसरे अणु से जुड़ रहा, एक दूसरे से समीप आ रहा है, तो क्या होगा, आयतन घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। एक अणु यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से, एक अणु यहाँ, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहा है, ये अणु उठ करके यहाँ चलाया, ये जुड़ गया, फिर ये अणु उठ करके यहाँ चलाया, ये दोनों भी जुड़ गया, तो क्या हो रहा, अणु आपस में क्लोज हो रहा है, सट रहा है। इसका मतलब आयतन क्या हो रहा, घट रहा है। आयतन घटेगा ना जी, क्लोज होगा तो नेगेटिव। और ऐसे नहीं समझे तो A और B ले लीजिए, इसको मान लीजिए कि 200 ml है इसका आयतन, इसका है 100 ml आयतन, और जो विलयन बना, ये दोनों इतना आपस में कांटेक्ट इतना सट गया, इसका इंट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि इसका आयतन घट करके हो गया, AB का आयतन जो घट के 2 1 300 होना चाहिए, तो इसका 250 हो गया ml हो गया।
बताइए, अब घट गया आयतन, तो घट गया आयतन इसका मतलब ये ऋणात्मक में चल गया, निगेटिव में चल गया। चलिए बस यही तो 2 पॉइंट है। और एक है आपका ये डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा वी भी निगेटिव हो जाएगा, आयतन भी निगेटिव, इंथैल्पी भी निगेटिव, उस और ये वाष्प दाब भी निगेटिव हो जाएगा। अब इसका भी ग्राफ देख लीजिए। आप जो ग्राफ इसमें देखे हैं जस्ट इसी तरह से होगा, ये ऊपर से गया, बढ़ गया, वृद्धि हो गया तो ऊपर से गया, और घटेगा तो थोड़ा सा डॉट डॉट करके नीचे से बनाएंगे। आप अपने से भी बना सकते हैं। चलिए आपको बना देते हैं। तो आप फिर लाइन खींचिए, रोल्स का नियम का ग्राफ पहले आप खींचिए, इसको इस प्रकार से, उसी के आधार पर बनाएंगे। ये किसका बना रहे हैं आप? ऋणात्मक विचलन का बना रहे हैं। अनादर्श विलयन में ऋणात्मक विचलन का बना रहे हैं। यहाँ एक्स ए बराबर 1 रखिए, एक्स बी बराबर 0, यहाँ पे क्या होगा, एक्स ए बराबर 0 तो एक्स बी बराबर 1, पहले जैसा है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ एक्स ए बराबर जब 1 है तो इसका प्योर होगा, शुद्ध रूप में होगा, तो पी नोट ए यहाँ रख लीजिए। और इससे आप कम रखिएगा, कम भी रख सकते हैं। मान लीजिए जब विलायक वैसा मिलाएं जो कि विलय से कम वाष्पशील है तो वाष्प इसका घट जाएगा। आपका मर्जी, यहाँ रख लीजिए तो वो भी सही चलेगा। और इससे ज़्यादा, यदि ए को आप पानी माने हैं, बी को अल्कोहल मान रही है, तो अल्कोहल ज़्यादा वाष्पित होता है तो इसका शुद्ध रूप में रहेगा तो ये बढ़ जाएगा। अब पानी है, इसमें और कम वाला वाष्पिल वाला मिलाइएगा तो घट जाएगा। तो यदि अल्कोहल मान के बनाइएगा तो यहाँ हो जाएगा, यानी पी नोट बी हो जाएगा। ये पुरानी बातें हैं, इसको आप रोल्स के नियम का ग्राफ इस प्रकार से खींचे थे, ठीक है। और ये टोटल विलयन का आपका हो गया। लेकिन ये ऋणात्मक विचलन है, तो ऋणात्मक में क्या होता है, पी नोट ए लेस दैन पी ए होगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए। इसमें फिर होगा पी बी लेस दैन पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये दर्शा रहा है कि वाष्प दाब जो है कम होता है, रोल्स नियम से कम वाष्प दाब होता है विलय और विलायक का। तो कम होता है तो क्या होगा, इसका ए का देखिए, इसका कम होगा, ज़्यादा था तो ऊपर से गया, कम था तो नीचे से थोड़ा सा जाएगा, डॉट डॉट करके कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, पी नोट ए का हो गया। अब पी नोट बी का तो ऐसे कर दीजिए, सॉरी ये पी नोट बी का हुआ, पी नोट ए का यहाँ से कर दीजिएगा, नीचे कर दीजिए। यानी पी ए का ये आपका ये ग्राफ हो गया, घट गया, पी ए लेस देन इससे हो गया। अब पी बी लेस देन तो ये भी घट गया। टोटल विलयन का भी क्या होगा, ऊपर से नहीं जाएगा, ऊपर से वृद्धि होता तब जाता है, इससे और नीचे से जाएगा। तो ये आपका टोटल विलयन का ग्राफ हो गया। यानी इसे आप क्या मानिएगा, इसको ए मानिए, इसको आप क्या मानिएगा, बी मानिए, और ये टोटल का हो गया पी बराबर पी ए प्लस पी बी। समझ गए? तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, ऋणात्मक विचलन का। तो आप लोग क्या पढ़े, अभी पढ़े कि अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है कि रोल्स के नियम से अधिक वाष्प दाब हो जाता है, और ऋणात्मक में क्या होता है कि रोल्स के नियम से वाष्प दाब कम हो जाता है। धनात्मक में डेल्टा एच यानी इंथैल्पी क्या होता था, पॉजिटिव हो जाता है, और ऋणात्मक में डेल्टा एच निगेटिव हो जाता है। डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। उसके बाद धनात्मक में क्या था कि वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम इसका पॉजिटिव हो जाता है, वॉल्यूम इसका पॉजिटिव हो जाता है, और इसमें ऋणात्मक में वॉल्यूम निगेटिव हो जाता है। ये आपका धनात्मक का ग्राफ रहा। धनात्मक में ऊपर की ओर बढ़ेगा, सभी में ऊपर की ओर बढ़ेगा। रोल्स के नियम का जो ग्राफ होगा इससे ऊपर जाएगा, इसके भी ऊपर जाएगा, इसके भी ऊपर जाएगा। और ऋणात्मक में क्या होता है, रोल्स का जो नियम इससे ग्राफ से नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। तो आप लोग देखें कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक विचलन, एक धनात्मक विचलन होता है। अब इसके आगे है अनुसंख्यक गुणधर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कहें तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आप इसे मान सकते हैं। इसके बाद है थोड़ा बहुत और है, लेकिन ये अंतिम टॉपिक ही है। तो आगे हेडिंग देंगे अनुसंख्यक गुणधर्म। आपका अगला टॉपिक है
अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुण धर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिए, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, शब्द में सब कुछ छिपा हुआ। अनुसंख्यक, अनुसंख्यक यानी अणुओं की संख्या, अनुसंख्यक मतलब अणु के मतलब अणु, संख्यक मतलब संख्या, अनुसंख्यक मतलब क्या, अणुओं की संख्या। आप बिलियन का जो गुण होगा, बिलियन का जो गुण जो होगा वो बिले की अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बिलियन का गुण किस पर निर्भर करता है, बिले की अणुओं की संख्या पर। जैसे आप इसमें क्या किए, इसमें शुद्ध पानी ले लिए, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या किए, शुद्ध पानी ले लिए। पानी को आप चलिए यहाँ से हीट करना शुरू कर दिए, ठीक है, यहाँ से क्या किए, हीट करना शुरू कर दिए। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जब इसमें आप ऐसे देखिए, जब खाना बनाते होंगे बहुत लोग घर में, तो जब पानी बॉयल होने लगता है तो वाष्पित होने लगता है, अब उसमें आप चावल को डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वाष्पित तुरंत होने लगता है, वाष्पित हो नहीं, उसका वाष्पशील होने की क्रिया जो होता है घट जाता है। यानी किसी विलायक को मिलाने से उसका क्या हो गया, वाष्प में कमी हो गया, वाष्प दाब में क्या आ गया, कमी आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि आपको बोलें कि यहाँ पे 1 लीटर पानी है, इसमें कितने लीटर पानी, 1 लीटर पानी है, और इसमें जो है 3 लीटर पानी है। इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर H2O, इसमें 3 लीटर H2O है। अब आपको बोले कि आप ये बताइए कि किसमें घनत्व तो ज़्यादा होगा, डेंसिटी, डेंसिटी किसमें ज़्यादा होगा, नहीं समझे। देखिए, आपको 1 गिलास पानी दिए और कोई 1 बाल्टा पानी दिया, बोलेगा कि इसमें बताइए कि दोनों में किस किस पानी का घनत्व ज़्यादा है। तो आप कहिएगा कि पानी 1 बूंद भी दीजिएगा और 1 बाल्टा भी दीजिएगा तो पानी का घनत्व में चेंजिंग नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, पानी का घनत्व में चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि पानी का घनत्व कभी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान को बढ़ाने से, उसके लीटर को बदलने से उसका घनत्व चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होगा, चेंज आपका द्रव्यमान हो जाएगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो बी का क्या होगा, बी का द्रव्यमान जो होगा, बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बी का द्रव्यमान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन आपको कहें कि घनत्व, घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, बताइए ए का ज़्यादा होगा कि बी का ज़्यादा होगा, कहेंगे कि दोनों को बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन का आप मात्रा को बढ़ाने से डेंसिटी घटता बढ़ता नहीं है, डेंसिटी सेम रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ पे कर रहे थे कि पानी शुद्ध है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। पानी क्या है, शुद्ध है, तब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। लेकिन जब इसमें हम मिला दिए क्या, चलिए इसमें सोडियम क्लोराइड मिला दीजिए, तो क्या ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? जी नहीं, इसके उबलना अब थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब उबलेगा। तो फिर उबलने लगा, थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाए तो फिर सोडियम क्लोराइड उबलने लगा, फिर सोडियम क्लोराइड डाल दिए और टेम्परेचर बढ़ाने लगा, और टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा।
यानी आप कह सकते हैं कि बिलियन के गुण जो होता है, इसका गुण जो होता है किसका, बिलियन के गुण जो होता है, यानी बिलियन के वे गुण, कैसा गुण, वैसा गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। विलेय सोडियम क्लोराइड मिलाते गए, इसके संख्या बढ़ते गया, इसका वाष्पित होने की टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा, इसका गुण इसके विलेय की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो लिखेंगे कि बिलियन के वे गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या, विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। क्या कहलाता है, अनुसंख्यक कहलाता है, अनुसंख्यक का गुणधर्म कहलाता है। बिलियन के वे गुण जो विलेय के, बिलियन के वे गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, अनुसंख्यक कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ती है तो क्या देखिए, अभी विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ रहा था तो क्वथनांक क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, यानी उसका बॉइलिंग होने की कैपेसिटी जो हो रहा था उसमें अधिक टेम्परेचर डालना। ये शुद्ध रूप में है तो पानी तो 100 डिग्री पर उबल रहा है, इसमें हम सोडियम क्लोराइड डालें तो ये इसका क्या हो गया, जिस टेम्परेचर पर उबलता है उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक। शब्द को समझिए, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें विलेय मिला दिए, हम विलेय को मिला दिए, इसको आप बी मान रहे हैं, ए को मान रहे हैं, विलायक मान रहे हैं, पानी है इसमें। अब विलायक में विलेय को मिला दिए तो सॉल्यूशन का वाष्पित होने की गुण जो क्या हो गया, ये आपका ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं आप कि विलेय की अणुओं की संख्या बढ़ती है तो क्वथनांक बढ़ता है। विलेय की, दूसरा आप लिख सकते हैं कि विलेय की अणुओं की संख्या बढ़ाने से क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। ये सब जो बात आपको बता रहे हैं ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में, थ्योरेटिकल में आएगा कि किसी बिलियन में यदि किसी बिलियन में विलेय की संख्या को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, क्वथनांक घटेगा कि बढ़ेगा, तो क्वथनांक बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा वाष्पित होगा। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कैसा आप विलेय मिला रहे हैं। क्लियर है। तो आपने देखा कि किसी भी बिलियन में उसके विलेय की अणुओं की संख्या पर भी डिपेंड करता है कि विलेय के अणुओं की संख्या आप मिला रहे हैं तो उसका क्या होता है, वाष्प दाब यानी घट रहा है, बढ़ रहा है, विलेय होने की प्रवृत्ति क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। तो आइए अनुसंख्यक गुणधर्म को हम लोग 4 प्रकार से समझते हैं, 4 स्टेप में इसको समझेंगे। तो ये कितने अनुसंख्यक गुण में, 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। कितने, 4। लिखिएगा, अनुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं। 4 अनुसंख्यक गुणधर्म, यानी अणुओं की संख्या, अनुसंख्यक विलेय की अणुओं की संख्या, तो ये जो गुणधर्म होगा, घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित होगा, ये 4 हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन है, नोट कर लीजिए। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपको बताए थे रोल्स नियम में, ध्यान करिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको आप लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा, पहले चारों लिख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से देखें। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन।
क्वथनांक में उन्नयन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा आपका है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा बारी बारी से, ये चारों टॉपिक समाप्त, मतलब ये 90% आपका विलियन चैप्टर समाप्त। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब। तो आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, देखते हैं। ये आपका पढ़ाए थे, आपको कुछ देर तक खींच दिए थे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आप जानते हैं, तेज़ी से इसको क्लियर करना चाहेंगे। ए नंबर का देखिए, ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो एक नंबर हेडिंग दीजिए, पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको याद रखिए कि आपेक्षिक अवनमन आप इस प्रकार से पढ़े थे, एक्स वी इज इक्वल टू, याद करिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पी नोट ए माइनस पी ए वाई पी नोट ए। ये आपका वाष्प दाब में क्या है, आपेक्षिक अवनमन है। इसका वाष्प दाब शुद्ध रूप में अधिक होता है, और ये विलायक का वाष्प दाब है, ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है। यानी अवनमन मतलब कमी, वाष्प दाब में आपेक्षिक किसके रिलेटिव, पी नोट ए के रिलेटिव, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये क्या है, ये आपका विलेय का मोल प्रभाज है, या इसको मोल अंश भी बोलते हैं। एक्स बी मतलब, एक्स बी क्या है, एक्स बी है विलेय का मोल प्रभाज, या मोल अंश भी बहुत लोग बोलते हैं, मोल अंश। अब देखिए, इस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक्स बी बराबर इतना है, ये आपको रोल्स नियम में ही पढ़े थे। तो आइए एक्स बी पर चर्चा करते हैं, इसको अभी कुछ देर के लिए छोड़ते हैं एक्स बी पर। तो एक्स बी क्या है, मोल प्रभाज है। तो एक्स बी का मोल प्रभाज, किसी का मोल प्रभाज निकालने के लिए मोलों की संख्या बटे कुल मोल, विलियन में कुल मोलों की संख्या का योग, तब मोलों की संख्या। और ये सब जो अभी आपको लिखे, जितने भी आप ये चारों पॉइंट लिखे, अनुसंख्यक गुणधर्म, ये सभी अनुसंख्यक गुणधर्म को हम चर्चा किस पर करेंगे, तनु विलियन में। किस में अध्ययन करेंगे ये सभी का, तनु विलियन में। किसमें, तनु विलियन में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तनु विलियन में क्या होता है, विलायक होता है, ए फॉर विलायक, विलायक बहुत सारा होता है, इसमें थोड़ा सा विलेय होता है, बी थोड़ा सा होगा, यानी कि मान लीजिए 5 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डालें, ये तनु विलियन है, बहुत कम विलेय है इसको। तो तनु विलियन पर हम लोग ये चारों पॉइंट को समझेंगे। आइए देखिए, तो एक्स बी क्या है, एक्स बी मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज है तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि एन बी बाय एन ए प्लस एन बी होगा, यानी विलियन द्विअंगी विलियन है तो
जिसका मूल प्रभाज निकालना रहता है वो ऊपर रहता है, और नीचे में क्या होता है, सभी बिलियन में जितने घटक होता है सभी मूलों का योग हो जाता है। मूल प्रभाज में आपको बताए थे। तो चूंकि ये सभी को हम तनु बिलियन में अध्ययन कर रहे हैं, तो तनु बिलियन में अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए तनु बिलियन में जब प्लस माइनस रहे तो विलय बहुत कम मात्रा में रहता है। Nb जो है बहुत बहुत अत्यंत कम है, किससे, Na से। समझ रहे हैं ना, तनु बिलियन है तो Nb जो है बहुत कम है, किससे, Na से। यानी Nb जो है नगण्य है, किसके रिस्पेक्ट में, Na के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम Nb को क्या मान लिए, शून्य मान लिए, क्योंकि तनु बिलियन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे XB बराबर Nb बाय Na हो जाएगा, और Nb बराबर शून्य मान लिए हैं। अब कहिएगा कि सर ऊपर में क्यों नहीं शून्य मान लिए, तो तनु बिलियन के केस में जो प्लस और माइनस में रहता है उसी में आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले रहेगा तो निगलेक्ट करिएगा, अकेले निगलेक्ट नहीं करते हैं। जब प्लस और माइनस में जोड़ना हो तभी उसको निगलेक्ट करिए। क्लियर है। तो ये प्लस में है इसीलिए Nb को क्या किया, निगलेक्ट कर दिए, क्योंकि ये तनु बिलियन है, विलय बहुत कम मात्रा में था, इसीलिए इसको मान लिए क्या, शून्य। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आप इसको शून्य मान लिए तब क्या होगा, देखिए XB बराबर Nb बाय Na हो गया। XB बराबर Nb बाय Na, यहाँ लिख दीजिए कि चूंकि Nb बराबर क्या मान लिए आप, शून्य मान लिए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मोल को निकालने के लिए आपको बताए थे फॉर्मूला, Nb कैसे निकालिएगा, Nb निकालिएगा कैसे, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अनुभार, ऐसे निकालिएगा ना। और Na कैसे निकालिएगा, Na निकालिएगा विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अनुभार। ये तो पुरानी बातें हो गया। अब ये दोनों को वैल्यू रख दीजिए इस पर। XB बराबर कितना, ऊपर में यानी Nb बाय Na, तो रख दीजिएगा Nb का मान कितना, Nb का नाम है WB बाय MB बटे ये WA बाय MA, यानी इसको बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, WB बाय MB इंटू ये ऊपर चल जाएगा MA बाय WA, यही होगा ना। यानी WB बाय MB MA बाय WA, यानी ये मान किसका आया, XB का मान आया। ये मान किसका आया, XB का WB बाय MB इंटू MA बाय WA, यही आया। अब इसको क्या करते हैं, XB का मान जो है आप यहाँ पे रख देते हैं, समझ गए। XB का मान यहाँ पे रख दिए हैं, सिंपल। कहाँ पे, यहाँ पे XB का मान आप निकाले ना यहाँ पे, तो इतना मान हम ये टोटल को उठा कर